हेलो एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारा सारथी बैच का लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें आज हम फिर से कुछ मैटरनिटी नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में हम जनरल गायनेकोलॉजी के कुछ टॉपिक्स को उठाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में आए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। गायनेकोलॉजी, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जो कि एग्जाम एम्स रायपुर स्टाफ नर्स 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से पूछा गया है कि ऑनसेट ऑफ प्यूबरिटी बिफोर द एज ऑफ 8 ईयर। अब देखो प्यूबरिटी की एज गर्ल्स में अलग है, बॉयज में अलग है। जल्दी से कमेंट में बताओ कि नॉर्मल प्यूबरिटी की एज कितनी होती है। अब ये कह रहा है कि 8 साल से पहले ही गर्ल्स में प्यूबरिटी आ रही है, तो इस टर्म को हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या कहते हैं? तो क्या हम उसको थैलार्के कहते हैं? तो थैलार्के मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, वो मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट को कहते हैं, जो कि फर्स्ट साइन होता है प्यूबरिटी का। ठीक है, उसके बाद मिनार के लास्ट साइन ऑफ प्यूबरिटी होता है। ठीक है, और मेनार्की क्या हो गया? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, डिलेड प्यूबरिटी कहेंगे क्या? डिले प्यूबरिटी मतलब लेट हो गई प्यूबरिटी, अपने जिस टाइम पे आनी थी उस पे नहीं, उसके बाद आ गई, लगभग 16 साल के बाद आ रही है, ये भी नहीं। तो यहाँ पे 8 साल से पहले, तो आंसर क्या बच गया हमारे पास? डी, जिसको हम बोलेंगे प्रियोशियस प्यूबरिटी। ठीक है, प्रियोशियस प्यूबरिटी इसको हम कहते हैं। अब हम इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। एक्सप्लेनेशन देखो क्या लिखा हुआ है। The appearance of secondary sexual characters before 8 years। 8 साल से पहले ही बच्ची में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आ रहे हैं। क्या क्या है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स? ब्रेस्ट एनलार्ज होना, हिप डेवलप होना, और सबसे इंपॉर्टेंट मेंसेस का आ जाना। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एंड इन बॉयज में अगर हम बात करें तो 9 साल से पहले, 9 ईयर्स से पहले। अब बॉयज में क्या क्या आते हैं? बॉयज में एडम सेपल की ग्रोथ होना, आवाज का भारी होना, रेजोनेंस आना बॉयज की आवाज में। ठीक है, उसके बाद शोल्डर्स का ब्रॉड होना। फीमेल में क्या होता है? तो हिप गर्डल ब्रॉड होता है। मेल में क्या होता है? तो शोल्डर गर्डल ब्रॉड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रियोशियस प्यूबरिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन जैसे ही आते हैं ना तो हमें डर लगता है, बट मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे की पॉइंट्स होते हैं, हमारे पास बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं जहां से हम आंसर तक पहुंच पाते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे। 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, RUHS नर्सिंग ग्रेड में आया हुआ है, ग्रेड 2 में। क्वेश्चन क्या है? ए 48-year-old वुमेन, ये 48 साल उम्र की एक फीमेल है जिसके बारे में बात कर रहा है, प्रेजेंट्स विद इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग मतलब एक साइकिल चल रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब 28 डे का साइकिल चल रहा है। ठीक है, उसके बीच में इंटरमेंस्ट्रुअल मतलब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल, दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब यहाँ पे इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होती थी और यहाँ पे लास्ट के दिनों में ब्लीडिंग होती थी, और यहाँ बीच में भी कहीं ब्लीडिंग हो रही है, ये इसको कहते हैं हम इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ठीक है, ऑफ 2 मंथ्स एंड, अब इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है फ्रॉम 2 मंथ से, 2 महीने से हो रही है, एंड एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग अकरिंग एनी टाइम इन द साइकिल। तो किसी भी टाइम पे साइकिल के, जैसे मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल जब पढ़ाया है, वहां पे मैंने आपको ये सारी चीजें क्लियर करवाई थी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लीडिंग फेज होता है उसमें ही ब्लीडिंग होती है, लेकिन यहाँ पे कभी भी ब्लीडिंग हो रही है, बिटवीन साइकिल के ब्लीडिंग हो रही है, देयर इज नो एसोसिएटेड पेन, और कोई पेन नहीं हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझ आया कि एक 48 ईयर्स की ओल्ड वुमेन है जिसमें इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, बीच में कभी भी ब्लीडिंग हो रही है और ब्लीडिंग में कोई पेन नहीं है। तो अब ये हमको बता रहा है डिफरेंशिएट डायग्नोसिस फॉर इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। अब ये बता रहा है कि आप अब डिफरेंशिएट करो डायग्नोसिस को। इन्होंने मतलब अब ऑप्शन में हमको डायग्नोसिस दिए हुए हैं, अब हमको उसमें डिफरेंशिएट करना है, डज नॉट इंक्लूड। अब हमको वो यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो सबसे पहले ब्लीडिंग कहां से होती है, इसका मैं क्लू आपको बता रहा हूं। ब्लीडिंग होती है यूट्रस में से। तो यूट्रस के अंदर कौन ब्लीडिंग करवाता है? यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम की स्ट्रेडिंग होती है, तो मतलब एंडोमेट्रियम के रिलेटेड कुछ है। तो सबसे पहले समझो, एंडोमेट्रियल पॉलिप होगा। अगर पॉलिप होगा एंडोमेट्रियम के अंदर तो ब्लीडिंग होगी, बिल्कुल होती है। ठीक है, लेकिन इसने हमको पूछा डज नॉट इंक्लूड। ये देखो यहाँ पे एग्जामिनर बहुत फंसाता है, ये जब नॉट नेगेटिव स्टेटमेंट आ जाती है ना, यहाँ पे क्वेश्चन गलत करने के चांसेस होते हैं हमारे। ठीक है, और यहाँ पे जिसने नॉट नहीं पढ़ा होगा वो सीधा एंडोमेट्रियल पॉलिप को टिक करके आगे बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सवाल गलत, नेगेटिव मार्क और नौकरी हाथ से चलेगी।
तो कॉन्शियस होके आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैं धीरे धीरे इसीलिए करवाता हूँ कॉज आप जिस जिस अप्रोच के साथ मैं कोशिश करता हूँ क्वेश्चन को पढ़ने की, समझने की, वही अप्रोच आप भी लगाया करो, ठीक है। अब नेक्स्ट है ओवेरियन टेरिटोमा। ओवरी में कुछ भी हो उसका ब्लीडिंग के साथ कोई खास लेना देना नहीं है, तो ये तो नहीं आएगा, ठीक है, मतलब आंसर हमें मिल चुका है, बट हमें सारे ऑप्शंस को पढ़ना है। नेक्स्ट क्या है, सर्विकल मैलिग्नेंसी होगी तब भी ब्लीडिंग होती है, ठीक है, एंडोमेट्रियल पॉलिप होगा तब भी ब्लीडिंग होगी, तो हमको डज नॉट ढूंढना था, तो इसमें सॉरी हमको डज नॉट ढूंढना था, तो इसमें क्या आ जाएगा, ओवेरियन टेरिटोमा। अब ये ओवेरियन टेरिटोमा होता क्या है, इसको हम एक्सप्लेनेशन में समझते हैं। देखो सबसे पहले समझेंगे, ध्यान से समझो। Dermoid cyst or an ovarian teratoma is a congenital tumor. Congenital का मतलब हो गया बाय बर्थ, तो बाय बर्थ ये ट्यूमर होता है, ठीक है, ये ट्यूमर है, तो इसको हम और क्या बोलते हैं, डर्माइड सिस्ट भी कहते हैं, या ओवेरियन टेरिटोमा इज ए कंजेनाइटल ट्यूमर containing one or more of the three primary embryonic germ layer। अब देखो बाई बर्थ है तो जर्म लेयर से होगा, अब एक में हो सकता है या एक से ज्यादा, तीन में कहीं भी ये ट्रॉमा जो है, ये ट्रॉमा होता है, क्लियर, ये ट्यूमर होता है। दीज ट्यूमर अकर फ्रीक्वेंटली इन द ओवरी, और ये ट्यूमर ज्यादातर कहां पाए जाते हैं, ओवरी में, बट मे डेवलप इन अदर ऑर्गन, और ये किसी अदर ऑर्गन में भी डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि लंग्स में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लंग्स, हाँ लिखा हुआ है लंग्स, विच मेनली अकर ड्यूरिंग चाइल्ड बियरिंग एज। और कब होता है ये, कब आता है ये ट्यूमर, तो ये दिखता है हमको 30 ईयर में, मतलब जब चाइल्ड बियरिंग एज आ जाती है फीमेल की। तो होता कब से, कंजेनाइटल है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, वहीं पे कहीं ये छेड़छाड़ हुई है किसी एक जर्म लेयर में, समझ आ गया। ऑल अदर कंडीशन एक्सेप्ट ओवेरियन टेरिटोमा, अब के क्वेश्चन की बात कर रहा है कि बाकी जो 3 कंडीशंस थी वो सब कंडीशंस किसको छोड़ के, ओवेरियन टेरिटोमा को छोड़ के, मे कॉज इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग, इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कॉज कर सकते हैं, वो 3, ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन कहां पे पूछा गया है, ये RUHS नर्सिंग ग्रेड 2 2013 का सेम वहीं पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, ए 32-year-old वुमेन, तो 32 साल की एक वुमेन है, इज प्रेजेंटेड टू गायनोकोलॉजी क्लिनिक, अब वो गायनोकोलॉजिकल क्लिनिक में आती है, विद इनफ्रीक्वेंट पीरियड, और इनफ्रीक्वेंट पीरियड वो आ रहे हैं उसको, ठीक है, विद इनफ्रीक्वेंट पीरियड, अ हार्मोन प्रोफाइल इज डन। अब जब इनफ्रीक्वेंट पीरियड आ रहे हैं, कोई टाइमिंग के हिसाब से पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करवाते हैं, हार्मोन चेक करवाते हैं, कहीं हार्मोनल डिसबैलेंस तो नहीं है, उसकी वजह से हो सकता है, कॉज आपने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा उसमें आपने एचपीओ एक्सिस को समझा था, एचपीओ एक्सिस में क्या था, हाइपोथैलेमस है ना, पिट्यूटरी था, उसके बाद ओवेरी था, और इनका एक्टिवली कोऑर्डिनेशन चलता है आपस में, है ना, तो अब हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल हार्मोनल प्रोफाइल इसमें करना जरूरी होता है, तो हार्मोनल प्रोफाइल इज डन एंड ऑल फॉलोइंग आर कंसिस्टेंट विद पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब ये कह रहा है कि जैसे ही एक क्या बोलते हैं हार्मोनल प्रोफाइल किया गया, वहां पे सभी कांस्टेंट आए, एक को छोड़ के, अब वो क्या था, सभी कांस्टेंट है, मतलब वो टेस्ट हमारे सामने, वो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट हमारे सामने ऑप्शंस में डाल दी है। अब यहाँ पे भी ये कह रहा है कि पी जो आपका PCOS है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ठीक है, अब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को छोड़ के एक्सेप्ट, अब यहाँ पे हमको फिर से किसको ढूंढना है, गलत को ढूंढना है, ठीक है, तो जो PCOS का समझ लो, मान लो यहाँ पे जो है 32-year-old वुमेन है ना, इसको सिंपली क्या है, PCOS है, और ये इनफ्लिक्ट, इसमें पीरियड्स आगे पीछे हो रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल पीरियड्स नहीं आ रहे। अब इसका क्या किया, प्रोफाइल एक्सिस जब किया, हार्मोनल प्रोफाइल एक्सिस जब किया, तो वहां पे हमको रिपोर्ट्स में क्या मिला, इंक्रीज एंड्रोजन लेवल मिलता है, बिल्कुल, जो PCOS का पेशेंट होता है उसमें एंड्रोजन लेवल बढ़ा हुआ होता है, तो बिल्कुल सही। लेकिन हमको ये कह रहा है एक्सेप्ट, हमको क्या ढूंढना है, नेगेटिव पोर्शन ढूंढना है, जो नहीं होता है, मतलब गलत गलत चीज हमको इसमें बाइफिकेट करनी है। नेक्स्ट नॉर्मल एफएसएच, तो एफएसएच नॉर्मल होता है, नॉर्मल एस्ट्राडियोल, तो नॉर्मल होता है एस्ट्राडियोल, डिक्रीज एलएच, यहाँ पे पकड़ा जाएगा ये, क्योंकि एलएच इंक्रीज हो जाता है PCOS के पेशेंट में, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ जाता है, ठीक है, तो डी इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन में अब समझो और ज्यादा क्लियर होगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करवाता हूँ क्या, हाँ यहाँ पे अब हम एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसकी। तो देखो लिखा क्या है यहाँ पे, पहले तो डायग्राम देखो होता क्या है PCOS, ये देखो इस तरह से, ये फीमेल है, ये फीमेल बॉडी है, उसकी एक ओवरी है, अब ये नॉर्मल ओवरी थी, ठीक है, लेकिन इस ओवरी में देखो पॉलीसिस्टिक ओवरी,
यहाँ पे न जाने कितनी सिस्ट बन गई है, ठीक है, नेकलेस अपीयरेंस बन जाती है, इसको हम नेकलेस अपीयरेंस भी बोलते हैं। ओवरी की पेरिफ्री में सिस्ट एक नेकलेस टाइप ऑफ काइंड ऑफ बना देती है, ठीक है, नेकलेस अपीयरेंस आता है जब हम इसमें इसकी जब हम फोटोग्राफी या जिसको हम क्या बोलते हैं यूएसजी करते हैं तो वहाँ पे नेकलेस अपीयरेंस दिखता है हमको, ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी जब हम करते हैं तो नेकलेस अपीयरेंस दिखता है, उसको हम पीसीओएस कहते हैं। इसको हम पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज भी कहते हैं। आंसर क्या है, अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, तो एक्सप्लेनेशन है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पीसीओएस, और इसी को हम क्या बोलते हैं स्टेन लेवेंटन सिंड्रोम। स्टेन और लेवेंटन ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। और हाइपर एंड्रोजेनिक एन ओवुलेशन, तो हाइपर मींस ज्यादा, एंड्रोजेनिक मींस एंड्रोजन, और एन ओवुलेशन मींस ओवम का नहीं आना, एन ओवुलेशन। क्लियर, तो देखो कितने नाम है, 3 नाम है, एक तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, दूसरा स्ट्रेन एंड लेवेंटन सिंड्रोम, तीसरा हाइपर एंड्रोजेनिक एन ओवुलेशन। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। एक्सप्लेनेशन वाली स्लाइड को बहुत ध्यान से देखा करो। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, न्यूमरस फ्लूइड फिल्ड सिस्ट इन ओवरी ड्यू टू एलिवेटेड मेल सेक्स हार्मोन। मेल सेक्स हार्मोन फीमेल में बढ़ जाता है जिसको हम एंड्रोजन कहते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन होता है, इनटू फीमेल कॉज बाय हाई एलएच, किसकी वजह से होता है, एलएच हाई हाई होने की वजह से। ऐसे नॉर्मल 1:1 रेशो होता है एफएसएच और एलएच का, बट जो पीसीओएस वाली कंडीशन है यहाँ पे 1:3 हो जाता है रेशो, ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब एलएच 3 गुना बढ़ जाता है एफएसएच से। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ऑप्शन में हमको क्या दिया था, डिक्रीज एलएच, ऐसा तो होगा ही नहीं, उसके प्रोफाइल एक्सेस में हमको एक्सेप्ट ढूंढना था, तो वहां से आंसर तो वो पिक किया, बट यहाँ पे आप पीसीओएस को आप समझ रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब ये जो कंडीशन है ये किससे कैरेक्टराइज होती है, तो ये कंडीशन जो है, तो देखो क्या लिखा है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनफ्रीक्वेंट और प्रोलॉन्ग्ड पीरियड। इनफ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंटली पीरियड नहीं आ रहे हैं और प्रोलॉन्ग पीरियड हो रहे हैं, एक्सेसिव रिलीज ऑफ एलएच हार्मोन, एनोवुलेशन, ओवुलेशन नहीं हो रही है मतलब फेलियर टू ओवुलेट, ओबेसिटी, फीमेल जो है वो मोटी हो जाती है, क्लियर, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस होता है। अब यहाँ पे टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस हो जाता है। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में होता क्या, बेसिकली जो इंसुलिन होती है, इंसुलिन रेजिस्टिविटी आ जाती है बॉडी में। जब हम टाइप 2 डायबिटीज, जब हम एंडोक्राइन सिस्टम के क्वेश्चंस करेंगे वहां पे ये भी आ जाएगा, तो इस घबराना मत। कुछ कुछ चीजें जो बीच में आ जाती हैं, अब सबको एक ही क्वेश्चन में एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम बहुत कम क्वेश्चन कर पाएंगे, तो बुक हमारी बहुत लेट हो जाएगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ, बट टेंशन मत करो, जो भी इसमें आ रहा है वो सब आगे एक्सप्लेन होगा। नेक्स्ट है लिपिड एबनॉर्मेलिटीज, वही है लिपिड एबनॉर्मेलिटी, मतलब फेट एबनॉर्मेलिटी, वही वेट गेन हो जाएगा, ओबेसिटी वगैरह वो सब। और हर्स्यूटिज्म, हर्स्यूटिज्म क्या होता है, हेयर्स आ जाते हैं, बियर्ड थोड़ी थोड़ी हेयर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, दाढ़ी आनी, मूंछ आनी स्टार्ट हो जाएगी थोड़ी थोड़ी, बट ये उतना नहीं, ड्यू टू इंक्रीज एंड्रोजन। क्यों एंड्रोजन, क्योंकि मेल कैरेक्टर्स, ठीक है, तो वो चीजें आ रही है एंड्रोजन की वजह से। इनफर्टिलिटी होगी, फीमेल कंसीव करने के लायक नहीं रहेगी क्योंकि ओवुलेशन नहीं हो रही है, एंड ओवेरियन सिस्ट, और ओवरी में सिस्ट होती है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारी स्क्रीन पे, ये कहाँ पे आया हुआ है, तो देखो आरयूएचएस एमएससी नर्सिंग 2021 में पूछा गया है और 20 में एम्स पटना का क्वेश्चन है। तो मैंने आपको पहले भी जैसे बताया है कि क्वेश्चंस जो हैं यहाँ के वहां आते हैं, इसलिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर, तो क्वेश्चन क्या है, Which of the following hormone is increased in polycystic ovarian syndrome? कौन सा हार्मोन जो है इंपॉर्टेंट है, अभी आपने एलएच की कहानी सुनी ना, तो यहाँ पे देखो कौन सा है, वही एलएच बढ़ जाता है तो सीधा लुटिनाइजिंग हार्मोन, टिक करो, आगे बढ़ो, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अब मैं आपको ना यहाँ पे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम डिजीज को कुछ समझा देता हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ पे थोड़ा हैंडराइटिंग का इशू रहेगा, बट मैं पढ़ के बता रहा हूँ, तो आप समझ लेना, एक एक चीज को मैं पढ़ के ही बताऊंगा। मैंने यहाँ पे पीसीओएस और पीसीओडी को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, तो ये पीसीओएस और पीसीओडी की कहानी है। पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एंड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसको हम और क्या कहते हैं, स्टेन एंड लेविंटन, ठीक है, क्या हम कहते हैं इसको, स्टेन एंड लेविंटन सिंड्रोम, ठीक है, क्लियर। पीसीओडी एसोसिएटेड विद, पीसीओडी जब होता है तो क्या क्या होता है, तो देखो इंक्रीज एंड्रोजन लेवल, सबसे पहले एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब टाइप 2 डायबिटीज हो जाएगा। तीसरा हर्स्यूटिज्म, हर्स्यूटिज्म हो जाएगा, हेयर अपीयरेंस आ जाएगी। एमेन्यूरिया, ठीक है, एमेन्यूरिया मतलब मेंस्ट्रुएशन का नहीं आना, क्लियर। ओलिगोमेन्यूरिया, ओलिगोमेन्यूरिया मतलब मेंस्ट्रुएशन का कम आना, पीरियड्स का कम हो जाना नंबर में, समझ आ गया, जैसे नॉर्मली कितनी मेंस्ट्रुएशन होती है एक साल में, तो 13, इसमें कम हो जाएगी। नेक्स्ट एक्ने आएंगे और ओबेसिटी हो जाएगी, एक्ने दाने आएंगे फीमेल में और ओबेसिटी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी फीमेल।
मेटाबॉलिक एक्स सिंड्रोम भी कहते हैं इसको, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्स सिंड्रोम पीसीओडी को ही कहते हैं। इसमें क्या होगा, मेटाबॉलिक एक्स सिंड्रोम से मतलब जो ट्राइग्लिसराइड है वो एकदम से बढ़ जाता है, ठीक है, टीजी बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। एलडीएल जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ठीक है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं, वो बढ़ जाता है। बीपी बढ़ जाता है फीमेल में। एचडीएल जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो कम हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टिविटी आ जाती है, तो इंसुलिन रेजिस्टिविटी के साथ ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, ठीक है। एस्ट्रोजन क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि एंड्रोजन होता है बॉडी में, एंड्रोजन के बढ़ने की वजह से एस्ट्रोजन बढ़ता है। वो क्यों, क्योंकि एरोमेटेस एक कंपाउंड होता है जो एस्ट्रोजन को बनाता है, एंड्रोजन से कन्वर्ट करता है एरोमेटेस एंजाइम। आगे शायद इस पे दिया होगा, मैं बता भी दूंगा। एक चीज आपने याद रखनी है पीसीओएस में, हेयर एंड सिंड्रोम को याद रखेंगे। दो चीजों को याद रखना है इसमें, एक तो मेटाबॉलिक एक्स सिंड्रोम। मेटाबॉलिक एक्स सिंड्रोम में क्या क्या आ जाता है, मेटाबॉलिक एक्स सिंड्रोम में आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, एलडीएल बढ़ जाता है। रिपीट करो, रिवाइज करो मेरे साथ। मेटाबॉलिक एक्स सिंड्रोम में ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, एलडीएल बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, एचडीएल कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इंसुलिन रेजिस्टिविटी आती है जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है और एस्ट्रोजन बढ़ जाता है। अब हेरन सिंड्रोम से हमारा क्या मतलब है, अब जो ये हेरन सिंड्रोम है इसमें एच स्टैंड करता है, देखो लिखा है ना HAIR, ठीक है। एच स्टैंड करता है हाइपर, ए स्टैंड करता है एंड्रोजन, हाइपर एंड्रोजन इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है, हाइपर एंड्रोजन इंसुलिन रेजिस्टेंट। और एएन, एएन सिंड्रोम है ना, एएन, ए स्टैंड फॉर एसेंथोसिस एंड नेक्स्ट निग्रोकन। एसेंथोसिस निग्रोकन का मतलब क्या हो गया, ये स्किन प्रॉब्लम होती है, डार्क स्किन आ जाती है फोल्ड पे, ठीक है, नैप पे आप देखोगे तो डार्क स्किन होगी, ठीक है। तो कहां पे, डार्क स्किन ऑन फोल्ड एरिया, जैसे नैप ऑफ नेक, नैप ऑफ नेक में होगा, और एक्जिला या ग्रोइन रीजन में, ग्रोइन रीजन में या एक्जिलाज में यहाँ पे, और नैप ऑफ नेक यहाँ पे पीछे देखोगे तो ब्लैक ब्लैक अपीयरेंस होगी। उस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, एसेंथोसिस निग्रिकन्स। इज इट क्लियर, तो ये हेरन सिंड्रोम भी यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, डिक्रीज क्या क्या होता है पीसीओएस में, तो याद रखना प्रोजेस्टेरॉन कम होता है, एफएसएच कम होता है, और एचडीएल कम होता है, ये तीनों चीजें याद रखोगे। और पीसीओडी में एफएसएच और एलएच का रेशियो कितना होता है, 1:3। इज इट क्लियर, 1:3 रेशियो होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे अब हम समझेंगे, टू डायग्नोज पीसीओडी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब हमको पीसीओडी को डायग्नोज करना होता है तो हम रॉटरडैम क्राइटेरिया का यूज करते हैं, ROTTERDAM, रॉटरडैम क्राइटेरिया। क्या कहता है ये रॉटरडैम क्राइटेरिया, देखो सबसे पहले रॉटरडैम क्राइटेरिया में आता है इंक्रीज होता है एंड्रोजन का लेवल, ठीक है। अगर फीमेल में एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज हो, ओलिगोमेनोरिया हो या एमोनोरिया हो, दूसरा। एंड तीसरा, यूएसजी, जब अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे तो मल्टीपल सिस्ट दिखेंगी, अरेंज इन पेरिफेरल रीजन ऑफ ओवरी, मतलब ये ओवरी है तो ओवरी के पेरिफेरल रीजन में मल्टीपल सिस्ट दिखेंगी। तो ये मल्टीपल सिस्ट जब हमको दिखेंगी, इसी को हम क्या कहेंगे, मल्टीपल सिस्ट दिखेगी, इसी को हम नेकलेस अपीयरेंस कहते हैं, ठीक है। नेकलेस देखा ना, नेकलेस बनता है जो, तो वो नेकलेस अपीयरेंस कहते हैं। तो इसमें रॉटरडैम क्राइटेरिया में तीन चीजें देते हैं, इन सबसे पहले हम देखते हैं इंक्रीज एंड्रोजन लेवल, दूसरा हम देखते हैं ओलिगोमेनोरिया या एमेनोरिया, और लास्ट हम देखते हैं यूएसजी करवाते हैं और मल्टीपल सिस्ट दिखती है, तो दैट मींस हम कंफर्म कर देते हैं फीमेल को क्या है, पीसीओडी एंड पीसीओएस। इज इट क्लियर, यहां तक समझ आया। अब हम इसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो हम इसकी मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं कैसे, मेटफॉर्मिन देंगे शुगर को, मतलब डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल देंगे मेंस्ट्रुएशन इरिटेशन को ठीक करने के लिए। उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन पिल देते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन कम है बॉडी में। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि लाइफस्टाइल मॉडिफाई करे, वॉक करे, जिससे कि वॉक वगैरह ओबेसिटी को कंट्रोल करना होगा। अगर अब सर्जिकल मैनेजमेंट अगर हम पूछे तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हम LOD करते हैं। ये LOD क्या है, ध्यान से सुनेंगे, लेप्रोसिक ओवेरियन ड्रिलिंग। अब लेप्रोसिक ओवेरियन ड्रिलिंग में क्या करते हैं, डायरेक्टली ड्रिल करते हैं इसमें, ठीक है, ड्रिल करके इन सिस्ट को रप्चर कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। कॉमन मैनेजमेंट फॉर एक्सेसिव एंड इनफ्रीक्वेंट ब्लीडिंग। अब कभी कभार क्या होता है पीसीओएस पीसीओडी में, इसमें इनफ्रीक्वेंट ब्लीडिंग वगैरह जब ज्यादा होती है तो नॉर्मली हम क्या देते हैं, तो ट्रेनेक्सा देते हैं, याद रखना, TRENAXA, ठीक है, TRENEXA, ट्रेनेक्सा। ये क्या है बेसिकली, ये एक एंटी फिब्रोलिटिक ड्रग है, ठीक है, एंटी फिब्रोलिटिक ड्रग। अब मेरे यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना लिखा हुआ क्या है, तो आप मेरी आवाज से सुन के खुद डायरेक्टली लिख सकते हो, क्लियर। तो याद रखना नॉन हार्मोनल होती है ये ट्रेनेक्सा ड्रग।
इज इट क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर हो गई। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, देखो ये एंड्रोजन है, तो एंड्रोजन भी बढ़ा हुआ होता है फीमेल की बॉडी में। एंड्रोजन बड़ा है जिसकी वजह से ये एंड्रोजन क्या है, एडिपोस टिश्यू में, एडिपोस टिश्यू से एरोमेटेस एंजाइम, एंड्रोजन एडिपोस टिश्यू पे जाता है, एरोमेटेस एंजाइम की मदद से एस्ट्रोजन बनता है, इसीलिए बॉडी में एस्ट्रोजन बढ़ जाता है। ठीक है, इतना डिटेल में तो नहीं, बट हाँ फिर भी डिटेल में बताना इसलिए जरूरी है, रीजन उसका ये है क्योंकि अगर थोड़ा सा हायर साइड एग्जाम चले जाता है तो आप इजीली उसका आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दूसरी चीज पे। आप देखो क्वेश्चन कहाँ पे आया है, एग्जाम रिम्स में आया है, और ठीक है यूपी में 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है, विच इज द फुल फॉर्म ऑफ DUB? डब की फुल फॉर्म क्या है? अब मैं आपको एक चीज फिर से बता रहा हूँ, हर लेक्चर में मैं ये स्टार्टिंग में ही कहता हूँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस को, इन लेक्चर्स को इस तरह से अगर आप देखोगे कि मूवी चल रही है तो कोई बेनिफिट नहीं है। साथ में आपके कॉपी जरूर होनी चाहिए, कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ रहा है उसको कॉपी में नोट करो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम एक एक क्वेश्चन को, एक एक ऑप्शन को, एक एक रैशनल को लिखो, बिकॉज लिखने का हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, बट जो जो बीच में क्रिप्स पॉइंट्स आ रहे हैं उनको लिखो, उनको रिवाइज करो। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं, यही चीजें एग्जाम में पूछी गई हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन के साथ में वो कहाँ आया है वो भी आपको बताया जा रहा है, विद रैशनल समझाया जा रहा है। पीआर यादव में जो रैशनल दिया है वो तो आपको, मतलब पीआर यादव तो आपकी 100% कंप्लीट करवाई जा रही है, बट यहाँ पे मैं सिर्फ पीआर यादव पे नहीं रुक रहा, जहां पे मुझे लग रहा है कि रैशनल में थोड़ी सी कमी है, थोड़ा सा उसमें और कुछ ऐड ऑन करना है, तो मैं अपनी तरफ से भी कंटेंट को उसमें ऐड ऑन कर रहा हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ज्यादा रिसोर्सेज के पीछे भागने की जरूरत ना पड़े। और अभी वीक की 2 वीडियोस आ रही हैं, अगले अगले मंथ से मई में हमने सोचा है कि वीक की 3 वीडियोस आएंगी, इससे ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे कॉज क्लासेस बाकी भी मैनेज करनी पड़ती हैं, बट वीक की 3 वीडियोस आएंगी, जितना ज्यादा हो सकेगा उतना ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवाने की हम कोशिश करेंगे। बेयर विद मी, भरोसा रखो, ट्रस्ट करो प्रोसेस पे, जो कंटेंट मिल रहा है उसको रोज रिवाइज करो, जितना मिल रहा है उसको रिवाइज करो, आप ही का सिलेक्शन होगा। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन हमारे पास है DUB। क्या हुआ DUB? तो पहला ऑप्शन क्या है DUB का, डायरेक्ट यूट्राइन ब्लीडिंग, ऐसा कुछ नहीं होता। डायरेक्ट यूट्राइन ब्लड वेसल, ऐसा कुछ नहीं होता। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, हाँ बिल्कुल, क्या कहते हैं DUB की फुल फॉर्म क्या है, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। ठीक है, अब क्या होता है डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, क्या है वो सारा आप समझते हैं। तो देखो डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग DUB, ये क्या है, एक एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है दैट कॉज्ड बाय एन ओवेरियन एंडोक्राइनोपैथी। ठीक है, अब ओवेरियन एंडोक्राइनोपैथी होता क्या है वो भी मैं समझाऊंगा, तो पहले आप समझो DUB किसकी वजह से होता है, ये ओवेरियन एंडोक्राइनोपैथी की वजह से होता है, नॉट बाय ट्यूमर, ट्यूमर की वजह से नहीं होता। हमने मैक्सिमम टाइम ब्लीडिंग जब हो रही है तो हमारे दिमाग में सीधा आ जाता है यू पॉलिप होगा, कोई वो इन्फेक्शन होगी या वैसा कुछ होगा, ट्यूमर से नहीं होता, उसके बाद इन्फ्लेमेशन से नहीं होता, किसी प्रेगनेंसी में नहीं होता। इट इज कॉमन इन वुमेन विद पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें PCOS होता है, उनमें बहुत कॉमन देखा जाता है किसको, DUB को। ये DUB क्या है, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग है ये DUB। क्लियर? और POCS में आ रहा है, तो अभी मैंने POCS की पूरी कहानी आपको बता दी। अब आपको एंडोक्राइन बीच में आ रहा है ना, मतलब हार्मोन का कुछ खेल होगा, हार्मोन की कुछ गड़बड़ होगी। तो देखो क्या है, बिकॉज DUB इज काज्ड बाय एंडोक्राइनोपैथी, सो हार्मोन हैव की रोल इन इट्स ट्रीटमेंट। तो मतलब एंडोक्राइनोपैथी है, मतलब सीधा है कि यार हार्मोन्स में कोई दिक्कत होगी तो मतलब हार्मोन थेरेपी ही यहाँ पे इसको ठीक कर सकती है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि एंडोक्राइनोपैथी होता क्या है, तो चलो अब उसको मैं समझा देता हूँ, एंडोक्राइनोपैथी होता क्या है तो समझेंगे। एंडोक्राइनोपैथी क्या है, एन एंडोक्राइनोपैथी इज अ डिजीज और डिसऑर्डर। एंडोक्राइनोपैथी ये डिजीज है या एक डिसऑर्डर है, मार्क्ड बाय, किससे मार्क्ड है ये, डिसफंक्शन ऑफ एन एंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड डिसफंक्शन हो गया। डिसफंक्शन का मतलब क्या हो गया, एंडोक्राइन ग्लैंड का काम क्या था, हार्मोन को बनाना। अब देखो मैंने एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, हार्मोन, एंजाइम ये पिछले लेक्चर्स में क्लियर किया हुआ है, साथ साथ में बेसिक्स भी करवा रहा हूँ। अगर आप पिछले लेक्चर नहीं देख रहे हो, डायरेक्टली ये लेक्चर देख रहे हो, तो उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। हाँ इतना जरूर है कि आपको लेक्चर, जो भी लेक्चर जहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वहां से आपको समझ में आ जाएगा, बट आपको पिछले लेक्चर्स देखने बहुत जरूरी है, क्योंकि एक कनेक्टिंग लिंक की तरह हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, एक एक स्टेप वाइज हम आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या है, एंडोक्राइनोपैथी सिंपली है, एंडोक्राइनोपैथी का मतलब हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड डिसफंक्शन हो गया, डिसऑर्डर है एंडोक्राइन ग्लैंड का, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड का काम था हार्मोन को बनाना। अब हार्मोन बनाना उसका काम था, क्या ये हार्मोन बना नहीं रहे, हार्मोन नहीं बनाना ये भी एक प्रॉब्लम है कि हार्मोन नहीं बन रहा। हार्मोन
कितना बनाना है वो इंपॉर्टेंट है। अगर हार्मोन ज्यादा बना रहा होगा, हाइपर सेक्रेशन कर रहा होगा तो भी दिक्कत है, कम बना रहा होगा, हाइपो सेक्रेशन कर रहा होगा तो भी दिक्कत है। क्लियर? हमारी बॉडी में बैलेंस चलता है, हर एक सिस्टम का बैलेंस्ड है। हमारी बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन रहता है, हमारी बॉडी में बीपी मेंटेन रहता है, हमारी बॉडी में हर एक चीज मेंटेनेंस पे चल रही है, बैलेंस पे चल रही है। जैसे ही बैलेंस ऊपर नीचे हुआ डिसऑर्डर हो जाता है। वैसे ही एंडोक्राइनोपैथी क्या है, ये यहाँ पे हार्मोन्स जो है डिसबैलेंस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल क्या कहना चाह रहा हूं मैं, देखो, मार्क्ड बाय डिसफंक्शन ऑफ एन एंडोक्राइन ग्लैंड, इट अकर व्हेन ग्लैंड प्रोड्यूस टू मच, मतलब हाइपर सेक्रेशन ज्यादा कर रहा है, और टू लिटर मतलब हाइपोसेक्रेशन, हाइपर, हाइपर पर मतलब ऊपर, हाइपो, हाइपो मतलब नीचे, मतलब कम और ज्यादा। ठीक है, तो हाइपर मतलब ज्यादा बना रहा है और हाइपोसेक्रेशन मतलब कम बना रहा है ऑफ ए हार्मोन। और व्हेन द बॉडी डज नॉट रिस्पॉन्ड करेक्टली टू हार्मोन, या हार्मोन तो प्रॉपर बन रहा था लेकिन हमारी बॉडी ही उसके प्रति एक्ट खास नहीं कर रही है। जैसे टाइप 2 डायबिटीज में होता है, इंसुलिन रेजिस्टिविटी हो जाती है, इंसुलिन तो बॉडी में है। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, इंसुलिन ही नहीं बना रहा पेनक्रियाज। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, इंसुलिन बन रहा है लेकिन इंसुलिन फंक्शनल नहीं है, इंसुलिन रेजिस्टिविटी आ चुकी है बॉडी के अंदर। इज इट क्लियर? यहां तक समझ आ गया? बेसिकली इंसुलिन का काम क्या है, हमारी बॉडी में ब्लड चल रहा है, उस ब्लड के अंदर शुगर होता है, अगर शुगर बढ़ जाता है तो इंसुलिन का क्या काम है, उस शुगर को उठा के सेल तक पहुंचाना। क्लियर? लेकिन हो क्या जाता है, इंसुलिन रेजिस्टिविटी आ जाती है, वो इंसुलिन प्रॉपर तो होगा ब्लड में लेकिन वो रेजिस्टिव हो गया। क्लियर? समझ आ गया? तो वो भी एक एंडोक्राइनोपैथी वाली कंडीशन आ जाती है। तो हार्मोन, और when the body does not respond correctly to hormone, these condition are often chronic and can affect vital function। अब ये प्रॉब्लम जो है क्रॉनिक हो सकती हैं और ये आपके वाइटल फंक्शंस को, इंपॉर्टेंट फंक्शंस को क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है। सच एज मेटाबॉलिज्म, आपके मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर सकती है, आपकी ग्रोथ को अफेक्ट कर सकती है और आपकी रिप्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। एक यहाँ पे वर्ड आया है क्रॉनिक, इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा। क्रॉनिक, अब देखो दो चीजें होती हैं, डिजीज जो होती है ना उसमें आता है एक्यूट और क्रॉनिक। ये जो एक्यूट होता है ना, ये होता है सडन, अचानक से मेरे को अपनी राइट साइड में पेन हुआ। ठीक है, आज से 1 साल पहले की अगर मैं आपको बात बताऊं, एक बार हुआ क्या कि अचानक से मेरे को अपने राइट साइड में पेन हुआ। जब मैं अपने राइट साइड में पेन कर रहा हूं तो मुझे अपना लगा कि हाँ, मुझे गॉल ब्लैडर में कोई इश्यू हो सकता है। तो जब मैंने यूएसजी करवाया तो वहां पे बाइल स्लज पाया गया। मैं गॉल ब्लैडर जो है वो थोड़ा इन्फ्लैम्ड हो गया था, उसके अंदर स्लज सेक्रेशन, स्लज बहुत ज्यादा बढ़ गया था। यूएसजी रिपोर्ट में मुझे पता चला, और यूएसजी रिपोर्ट में मैंने पढ़ा, वहां पे लिखा था एक्यूट, तो मतलब सडनली हुआ। और अगर किसी पेशेंट में किडनी डैमेज हो रही है और बहुत ज्यादा, जैसे पीकेडी होता है, क्लियर, काफी देर से, सीकेडी, सॉरी सीकेडी होता है ना, क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है। तो वो है क्या, क्रॉनिक का मतलब हो गया काफी देर से, कोई बीमारी है वो काफी देर से चल रही है पेशेंट में, उसको हम बोलेंगे क्रॉनिक डिजीज। अचानक से हुई उसको हम बोलते हैं एक्यूट। तो होप सो आपको एक्यूट और क्रॉनिक के बीच में डिफरेंस थोड़ा समझ में आया होगा। और मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो, कोशिश मेरी रहती है कि मैं एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करूं, बट कई कबार होता क्या है कि कोई वर्ड मेरे से मिस हो जाता होगा। आपका काम क्या है, हर नर्सिंग एस्पिरेंट के पास एक नोटबुक होनी चाहिए या एक एक डायरी होनी चाहिए। उस डायरी में आपने क्या करना है, आपकी वो एक काइंड ऑफ एक डायरी किस तरह की हो गई, वो आपकी डायरी डिक्शनरी डायरी होगी। खुद से जो भी वर्ड आपको नया पता चलता है ना, उस वर्ड को यहाँ पे लिखो, उसका मीनिंग थोड़ा सा लिख लो। फिर ऐसे 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 करके दिन के अगर आपको 10-10 वर्ड पता चल रहे हैं, ठीक है, तो 10 दिन में आपको 100 वर्ड्स नए पता चलेंगे, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज पता चलेंगे। तो टर्मिनोलॉजीज के लिए एक अलग से डायरी बनाओ और रोज 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट उस डायरी को देखा करो कि क्या क्या वर्ड्स हैं, ताकि आपको टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो जाए। क्योंकि होता क्या है बेसिकली, कई कबार ऐसा होता है कि क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, हमें क्वेश्चन का आंसर तो आता था बट हम टर्मिनोलॉजी में फंस गए, हमें समझ ही नहीं आया वहां पे वो क्या लिखा था, उसने टर्मिनोलॉजीज क्लियर नहीं थी। तो टर्मिनोलॉजीज को ध्यान से करना है हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे, द ट्रीटमेंट ऑफ डीओबी इन यंग वुमेन इज। अब ट्रीटमेंट क्या है इसका, ठीक है, अब आप देखो, तब तक आंसर देने की कोशिश करो। अब ट्रीटमेंट क्या है, तो देखो, द ट्रीटमेंट ऑफ डीयूबी, ये डीयूबी था क्या, डिस्फंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग था, किसकी वजह से हो रहा था, एंडोक्राइन, एंडोक्राइन डिस्फंक्शन की वजह से हो रहा था, मतलब हार्मोन। तो देखो हार्मोन है क्या कहीं पे, तो हार्मोन्स आ गया ना, तो हार्मोन से हम ठीक करेंगे। कोई डीएनसी नहीं, तो आपने प्रोसेस पढ़ा हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। डीएनसी क्या होता है, डायलिटेशन क्यूरेटेशन करते हैं इसमें, उसके बाद रेडियोथेरेपी। तो अब मुझे आप बताओ इसका मतलब क्या होता है, चलो
हिस्टेरेक्टोमी क्या होता है, जल्दी से कमेंट में मुझे बताओ, हिस्टेरेक्टोमी क्या होता है। क्लियर, बहुत इजी पूछ लिया है मैंने, बट फिर भी आप आंसर करेंगे। अब ये क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया है, तो आपका एग्जाम RUHS नर्सिंग ग्रेड 2 में पूछा गया है 2013 में। तो क्वेश्चन क्या है, 69 ईयर फीमेल पेशेंट रिपोर्टेड डिस्पेरियूनिया। तो डिस्पेरियूनिया मतलब एक फीमेल है जिसकी उम्र 69 ईयर्स है, उसमें डिस्पेरियूनिया की शिकायत है, मतलब पेनफुल क्वाइटिस हो रहा है। फिजिकल एग्जामिनेशन जब हुई उसकी, तो फिजिकल एग्जामिनेशन में रिवील क्या क्या किया, तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हमको पता चला स्पेयर हेयर के बारे में, मतलब पैची हेयर थे, बाल झड़े हुए थे, ठीक है। एन इंट्राइटस, इंट्राइटस का मतलब हो गया जब हम वेजाइना के अंदर इंसर्ट करते हैं फिंगर्स को, तो एन इंट्राइटस दैट एडमिट 2 फिंगर्स, तो 2 ही फिंगर्स को एडमिट कर पाए हम। एंड पेल ड्राई वेजाइना, वेजाइना पेल था और ड्राई वेजाइना था, सूखा वेजाइना था, जबकि वेजाइना जो है वो लूबी होता है, ठीक है, तो वेजाइना ड्राई था। द एडल्ट जेरनेटोलॉजी, अब ये जेरेंटोलॉजी होता क्या, ये मैं अलग से बताऊंगा आपको। तो एडल्ट जेरेंटोलॉजी प्राइमरी केयर नर्स प्रैक्टिशनर, जो वहां पे प्राइमरी केयर नर्स प्रैक्टिशनर थी, इसने इनिशियल मैनेजमेंट इज टू रिकमेंडेड। तो सबसे पहले इनिशियल मैनेजमेंट क्या करेंगे, मतलब कैसे इसको ठीक करेंगे, सबसे पहले आपके दिमाग में यहाँ पे किस तरह से बत्ती जलनी चाहिए। जब 69 ईयर की फीमेल आ गई, तो आपको एक चीज समझ लेना है कि यहाँ पे मीनोपॉज वाली कंडीशन आ चुकी है ना, 55 ईयर मीनोपॉज हो चुका होगा इस फीमेल को। तो क्या करेंगे अब हम यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे सबसे जरूरी चीज याद रखो, ये सारी कंडीशन कब होती है, जब एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, ठीक है। तो हार्मोनल क्रीम्स का हम यूज करते हैं, एक्सप्लेनेशन में और ज्यादा क्लियरली बताऊंगा, तो अभी आप याद रखो टॉपिकल हार्मोनल क्रीम का हम यूज करते हैं, ठीक है। डॉचिंग तो बिल्कुल नहीं करेंगे। डॉचिंग क्या होता है, डॉचिंग होता है बेसिकली वेजाइनल वॉश। इसमें क्या करते हैं, वेजाइना में पानी को फिल करते हैं, पानी के साथ वेजाइना को वॉश किया जाता है, जबकि ये डॉचिंग बार बार रिकमेंड नहीं की जाती है, बहुत बार नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वहां पे जो फ्लोरा होता है वेजाइना का, आपको जैसे मैंने पहले बता दिया है कि एसिडिक फ्लोरा होता है वेजाइना का, वेजाइना का एनवायरनमेंट एसिडिक होता है, डॉर्डरलिन बेसिलिस वहां पे पाया जाता है, ताकि क्योंकि वो क्या करता है, वहां पे एसिडिक एनवायरनमेंट रखता है। उस एसिडिक एनवायरनमेंट की क्यों जरूरत है, क्योंकि वेजाइना में इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। तो वो चीजें थी। टॉपिकल एंटीबायोटिक क्रीम, एंटीबायोटिक क्रीम तो बिल्कुल नहीं देंगे, एंटी फंगल, फंगल इन्फेक्शन है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या है, टॉपिकल हार्मोनल क्रीम। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गेरेंटोलॉजी होता क्या है, देखो, ठीक है। जेरेंटोलॉजी होता क्या है, जेरेंटोलॉजी इज द मल्टीडिसिप्लिनरी साइंटिफिक स्टडी। मल्टीडिसिप्लिनरी मतलब बहुत सारे क्षेत्रों में यह साइंटिफिक स्टडी है, किसमें, ओल्ड एज में की जाती है, ऑफ ओल्ड एज, द एजिंग प्रोसेस, और एजिंग प्रोसेस को देखते हैं हम, एंड द यूनिक चेंजेस फेस्ड बाय ओल्डर एडल्ट। ओल्डर एडल्ट क्या क्या यूनिक चेंजेस को फेस कर रहा है, जो अभी तक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बुढ़ापा आने लगा और उसमें बहुत सारी चेंजेस आने लगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, जेरोंटोलॉजी का नाम देते हैं। तो जेरोंटोलॉजी में क्या है, एक साइंटिफिक अप्रोच है जिसमें ओल्ड एज के प्रति हमारी बॉडी में क्या क्या अजीब से चेंजेस आते हैं उनको स्टडी किया जाता है। तो अब इसका करेक्ट आंसर क्या था, तो करेक्ट आंसर इसका बी था, ठीक है। तो हार्मोनल, देखो अब हार्मोन एस्ट्रोजन कंटेनिंग टॉपिकल वेजाइनल क्रीम, तो हार्मोनल क्रीम लगाते हैं, लेकिन कौन सी हार्मोनल, क्या कौन सा हार्मोनल है, एस्ट्रोजन होता है इसमें। कॉज आपको पता है मीनोपॉज के बाद किसकी कमी होती है, सबसे मेन हार्मोन एस्ट्रोजन की तो कमी होती है मीनोपॉज के बाद। जब मैंने मीनोपॉज आपको पढ़ाया था, वहां पे मैंने बताया था कि एस्ट्रोजन की कमी से क्या क्या होता है, ड्राई वेजाइना हो जाता है ना, ये मैंने चीजें बता दी हैं आपको। उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था कि ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन बनती है। उसके बाद मैंने क्या बताया था, कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता था, तो हार्ट रिस्क बढ़ जाता है फीमेल में। तो टॉपिकल वेजाइनल क्रीम का यूज करते हैं, जो कि रिड्यूस करता है फ्रिक्शन एसोसिएटेड डिस्कम्फर्ट, जिसको डिस्पेरियोनिया कहते हैं। फ्रिक्शन एसोसिएटेड मतलब वेजाइना के अंदर जो पेनिट्रेशन है, पेनिट्रेशन के दौरान जो फ्रिक्शन हो रहा है उसमें डिस्कम्फर्ट होता है, उस डिस्कम्फर्ट को ये कम करता है। रिलेटेड टू पोस्ट मेनोपॉजल वेजाइनल एट्रोफी काज्ड बाय डिक्रीज एस्ट्रोजन लेवल, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया था, उसकी वजह से वेजाइनल एट्रोफी हो जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, हार्मोनल, जो हार्मोनल एस्ट्रोजनल कंटेनिंग टॉपिकल वेजाइनल क्रीम देते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एम्स रायपुर में पूछा गया है, स्टाफनर 2017 में। तो क्वेश्चन क्या है, विच इज नॉट अ सिम्टम ऑफ वेजाइनल एट्रोफी। तो ये जो नॉट होता है ना, इसको हमेशा दिमाग में रखा करो, इनमें से कौन सा नहीं है वो ढूंढना है, मतलब 3 इसके उसने ठीक ठीक दिए होंगे और एक गलत दिया होगा। तो सबसे पहले कौन सा नहीं है सिम्टम वेजाइनल एट्रोफी का, क्या लेंथनिंग हो जाती है वेजाइना की, तो वेजाइना की लेंथनिंग थोड़ी ना होती है, ठीक है, वेजाइना की लेंथनिंग नहीं होती है। थिनिंग ऑफ वेजाइनल वॉल, तो बिल्कुल थिनिंग हो जाती है, पतला हो जाता है वेजाइनल वॉल, पतली होती है, पतली हो जाती है। डिक्रीज वेजाइनल लुब्रिकेशन, हाँ वेजाइना ड्राई हो जाता है, लुब्रिकेशन कम हो जाती है वहां पे, ठीक है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंसी, तो बिल्कुल यूरिनरी इनकॉन्टिनेंसी भी होती है। तो आंसर क्या आएगा आपके यहाँ पे,
लेंथनिंग ऑफ वेजाइनल कैनाल। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को अगर एट्रोफी पे दिक्कत आ रही है कि एट्रोफी होता क्या है, तो समझते हैं वेजाइनल एट्रोफी क्या होता है। अलग से मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो वेजाइनल एट्रोफी, थोड़ा जूम करके बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए, अच्छे से दिखे भी। तो क्या है यहाँ पे लिखा हुआ वेजाइनल एट्रोफी के ऊपर, तो देखो वेजाइनल एट्रोफी है क्या बेसिकली, आल्सो नोन एज एट्रोपिक वेजिनाइटिस, एट्रोपिक वेजिनाइटिस भी हम इसको बोलते हैं, और जिनाइटो यूरिनरी सिंड्रोम भी हम कहते हैं इसको, ठीक है, जिनाइटो यूरिनरी सिंड्रोम ऑफ मेनोपॉज, जीएसएम, ठीक है, जीएसएम का नाम हम इसको देते हैं। तो क्या है ये, जिनाइटो यूरिनरी सिंड्रोम ऑफ मेनोपॉज इज अ कंडीशन वियर, ये कंडीशन है जहां पे क्या होता है, द वेजाइनल वॉल्स बिकम थिन, वेजाइनल वॉल थिन हो जाती है, ड्राई हो जाती है, एंड इन्फ्लैम्ड, तो और सूज भी जाती हैं, फूल भी जाती हैं, इन्फ्लैम्ड ड्यू टू अ डिक्रीज इन एस्ट्रोजन, किसकी वजह से, एस्ट्रोजन को डिक्रीज होने की वजह से। इट इज एक्सट्रीमली पोस्ट मिनोपॉजल वुमेन, तो किसमें होता है ये, पोस्ट मिनोपॉजल वुमेन में ये देखा जाता है। इज इट क्लियर, यहां तक बात समझ आ गई। अब देखो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हम समझते हैं। तो सिम्टम्स क्या है वेजाइनल एट्रोफी के, तो सिम्टम्स ऑफ वेजाइनल एट्रोफी अभी हमने पढ़ भी लिया है वैसे इसको पीछे, तो फिर से देख लेते हैं। सिम्टम्स ऑफ वेजाइनल एट्रोफी, एट्रोपिक वेजिनाइटिस आर वेजाइनल थिनिंग, वेजाइना थिन हो जाता है, ड्राइनेस हो जाती है, बर्निंग होती है, इचिंग होती है, डिस्चार्ज होता है, ठीक है, उसके बाद यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है, डिक्रीज वेजाइनल लुब्रिकेशन, वेजाइना की लुब्रिकेशन कम हो जाती है ड्राई वेजाइनस की वजह से, डिस्पेरियोनिया पेनफुल क्वाइटिस होता है, एंड शॉर्टनिंग हो जाती है वेजाइना की, टाइटनिंग हो जाती है वेजाइना की, तभी तो इंट्रूशन 2 ही फिंगर्स का हो पाता है, एंड नैरोइंग ऑफ वेजाइनल कैनाल, तो वेजाइना की कैनाल भी नैरो हो जाती है। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां पे पूछा गया है, तो एग्जाम LNJP स्टाफ नर्स दिल्ली 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है, ए वेजाइनल फिस्टुला दैट ओपन इन रेक्टम, मतलब फिस्टुला का मतलब ही क्या हो गया, पहले फिस्टुला समझते हैं, फिस्टुला होता क्या है जिससे आपको क्लियर हो जाए। देखो फिस्टुला का मतलब क्या हो गया, A fistula is an abnormal tunnel-like connection, टनल की तरह कनेक्शन बनता है, और passage way that develop between two organs, ये दो ऑर्गन्स के बीच में एक टनल बन गया अपने आप से, इसी को फिस्टुला कहते हैं। और बिटवीन एन इंटरनल ऑर्गन एंड द स्किन, या तो इंटरनल ऑर्गन और स्किन के बीच में बन गया। दीज टिपिकली फॉर्म एन एज एन रिजल्ट ऑफ, किसकी वजह से ये टनल बनते हैं, तो कभी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से बन सकते हैं, इन्फेक्शन की वजह से बन सकते हैं, किसी इंजरी की वजह से बन सकते हैं, या सर्जरी में बन सकते हैं। समझ आ गया फिस्टुला क्या है। अब ये हमको कह रहा है कि वेजाइनल फिस्टुला, वेजाइना का फिस्टुला है जो ओपन हो रहा है रेक्टम में, उसको हम क्या बोलेंगे, तो क्या हम इसको वेसिको वेजाइनल फिस्टुला बोलते हैं, नहीं। क्या हम इसको कोलो वेजाइनल फिस्टुला बोलते हैं, तो नहीं। क्या हम इसको रेक्टो वेजाइनल, तो दोनों रेक्टम और वेजाइना आ गया ना, तो रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला हम इसको नाम देते हैं। किस तरह से होता है, तो देखो ध्यान से समझो यहाँ पे। अब आप इसको मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, देखो किस तरह से ये आपका क्या आ गया, यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरेथ्रा, ठीक है। उसके बाद ये वेजाइनल ओपनिंग आ गई, ये वेजाइना, ये वेजाइना, ये वेजाइना, और यहाँ पे ये यूट्रस आ गया ऊपर। लेकिन यहाँ पे देखो, अब ये वेजाइनल जो एंटीरियर वाले वो तो ठीक है, बट जो पोस्टीरियर पीछे वाली वॉल है, यहाँ पे देखो ये टनल है ना, अब ये टनल यहाँ पे बन गया, ये रेक्टम था, तो ये रेक्टम और वेजाइना के बीच में क्या हो गया, पासेज वे बन गया, फिस्टुला बन गया, इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला बोलते हैं। तो आंसर क्या है, सी आपका करेक्ट आंसर। अब देखो डायग्राम में ज्यादा क्लियर होगा आपको, देखो रेक्टम में फिंगर को इंसर्ट किया है, रेक्टम में फिंगर को इंसर्ट किया है, और वो फिंगर कहाँ से दिख रही है आपको, तो ये फिंगर कहाँ दिख रही है हमको, वेजाइना के अंदर दिख रही है। समझ आ गया, इज इट क्लियर। तो क्या है इसका, रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला, एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन टू स्ट्रक्चर, ये दो स्ट्रक्चर्स के बीच में एबनॉर्मल कम्युनिकेशन है, मींस एन ओपनिंग बिटवीन रेक्टम एंड वेजाइना, रेक्टम और वेजाइना के बीच में ये एबनॉर्मल ओपनिंग बन जाती है। क्वेश्चन नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो क्वेश्चन कहाँ पे आया हुआ है, ये कहाँ पे आया हुआ है, तो एग्जाम आपका है ये रिम्स यूपी में आया हुआ है, 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्या है क्वेश्चन, तो देखो ध्यान से, व्हेन द मिथाइलिन ब्लू, अब ये डाई का यूज कर रहा है, तो ये कह रहा है कि जब हम मिथाइलिन ब्लू डाई का यूज करते हैं, इज इंजेक्टेड इनटू द ब्लेडर, ब्लेडर के अंदर हमने मिथाइलिन ब्लू डाई को डाला, थ्रू अ कैथेटर, कैथेटर के थ्रू हमने डाला, मतलब सिंपली जो यूरेथ्रा की ओपनिंग थी वहां से हमने कैथेटर को इंसर्ट किया, और कैथेटर को इंसर्ट करके यहाँ पे ब्लेडर था, इस ब्लेडर में हमने एक डाई को भर दिया, डाई को फिल किया, ऐसा कह रहा है। एंड द डाई इज सीन एस्केपिंग थ्रू द वेजाइना,
और हम देख रहे हैं वेजाइनल ओपनिंग यहाँ नीचे है, ठीक है, ये वेजाइनल ओपनिंग थी और इसके अंदर वो डाई हम देख रहे हैं, तो मतलब यहाँ बीच में कोई टनल होगा, लीकेज होगी ना तभी जाके तो ऐसा होगा। तो ये सीधा क्वेश्चन क्या बन गया, फिस्टुला पे फिर से क्वेश्चन आ गया। एस्केपिंग थ्रू द वेजाइनल ओपनिंग द कंडीशन इज ड्यू टू, किसकी वजह से होती है, तो रेट्रोवेजाइनल फिस्टुला तो हमको पता चल गया, तो ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद है यूट्रिनो प्रोलेप्स, यूट्राइन प्रोलेप्स तो बिल्कुल नहीं है, फाइब्राइड यूट्रस तो नहीं आएगा, तो क्या है वेसिको वेजाइनल फिस्टुला, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेसिको वेजाइनल फिस्टुला। किस तरह का होता है, क्या होता है, डायग्राम में आपको मैं बताता हूँ, ये डायग्राम से आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे। ध्यान से समझो अब यहाँ पे, ये देखो आप, ये यूरिनरी ब्लेडर है, यहाँ पे ये यूरिनरी ब्लेडर है, और इस यूरिनरी ब्लेडर से ओपन ये कहाँ हो रहा है, ये वेजाइनल की एंटीरियर वॉल में, रेक्टम वाले में पोस्टीरियर में था, यहाँ एंटीरियर वॉल में एक फिस्टुला बना हुआ है। जब हमने इसमें डाई को इंसर्ट किया, वो डाई हमको यहाँ से वेजाइना से बाहर आते हुए दिखी, तो इसी को क्या बोलते हैं, वेसिको वेजाइनल फिस्टुला का नाम देते हैं। तो ये देखो फिस्टुला ओपनिंग है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका यूट्रस आ गया, ये ब्लैडर आ गया। इज इट क्लियर, यहाँ तक बात समझ आ गई। तो देखो अब क्या लिखा है एक्सप्लेनेशन में, एन एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन यूरिनरी ब्लेडर एंड वेजाइना, तो मतलब किस किस के बीच में, यूरिनरी ब्लेडर के और वेजाइना के बीच में एक एबनॉर्मल ओपनिंग है, दैट कॉज अनकंट्रोलेबल लीकिंग ऑफ यूरिन थ्रू वेजाइना, और वेजाइना के थ्रू यूरिन आना स्टार्ट हो गया, कॉल्ड वेसिको वेजाइनल फिस्टुला। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, वेसिको वेजाइनल फिस्टुला का नाम देते हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। सो इफ डाई ऑफ ब्लेडर एस्केपिंग बाय वेजाइना, तो अगर ये जो डाई है ये एस्केप कर रही है वेजाइना के थ्रू, बाहर आ रही है वेजाइनल ओपनिंग से, तो कंडीशन में बी ड्यू टू वेसिको वेजाइनल फिस्टुला। तो यहाँ पे क्या कंडीशन बनती है कि सिंपल सा है कि यार ब्लेडर में है, तो ब्लेडर अगर वेजाइना से हो रहा है तो मतलब ब्लेडर और वेजाइना के बीच में कोई कनेक्शन है, ठीक है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता कहलाता है वेसिको वेजाइनल फिस्टुला। इज इट क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एग्जाम एचपीएसएससी स्टाफ नर्स 2016 में पूछा गया है, कॉमन कॉज ऑफ वेसिको वेजाइनल फिस्टुला। सबसे कॉमन कॉज क्या है वेसिको वेजाइनल फिस्टुला होने का, सबसे पहला ऑप्शन है ट्रॉमा, टू इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, इंस्ट्रूमेंट से डिलीवरी हुई है, बेबी को बाहर निकालते हैं, इंस्ट्रूमेंट से डिलीवरी हुई है, तो उस टाइम पे कोई ट्रॉमा बना है, तो हो सकता है, बिल्कुल ये काज हो सकता है। नेक्स्ट, इस्चीमिया एंड प्रेशर नेक्रोसिस ऑफ एंटीरियर वॉल। देखो एंटीरियर वॉल में मतलब आगे वाली वॉल, तो बिल्कुल आगे वाली वॉल में तो दिक्कत होती थी। एंटीरियर वॉल एंड पोस्टीरियर ब्लेडर वॉल, और ब्लेडर के पीछे वाली वॉल, पिछली डायग्राम तो हटा दी शायद मैंने, हाँ हटा दी, बट यहाँ देखो एंटीरियर वॉल में, इसकी एंटीरियर वॉल, इसकी पोस्टीरियर वॉल में दिक्कत होती थी, बिल्कुल, तो ये भी आंसर आ जाएगा। सिजेरियन सेक्शन तो बिल्कुल नहीं है, सिजेरियन सेक्शन तो हम देखभाल करके करते हैं, तो इसमें तो बिल्कुल नहीं होगा, तो मतलब सॉरी 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 सॉरी, सिजेरियन सेक्शन से भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब ए और बी जब दो आंसर आ गए, तो इसका डी जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव ही आएगा। क्लियर। तो सिजेरियन सेक्शन करते टाइम यहाँ पे कहीं पे कोई कट लग गया, कोई दिक्कत रह गई, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ये वेसिको वेजाइनल फिस्टुला फॉर्म हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा आपका, ऑल ऑफ द अबव आंसर आ जाएगा, क्योंकि दो तो बिल्कुल बिल्कुल सही है, तो सिजेरियन सेक्शन ये भी सही है, तो तीन अक्षर ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आ जाएगा, डी आंसर इसका आ जाएगा, हाँ डी इसका आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आफ्टर फिस्टुला रिपेयर, जब हम फिस्टुला को रिपेयर कर देंगे, अब अगर फिस्टुला है किसी में तो सर्जरी करके रिपेयर कर देंगे, तो फिस्टुला अब रिपेयर हो गया, तो नर्स क्या करेगी, द नर्स मस्ट एडवाइज द पेशेंट ऑन डिस्चार्ज दैट। अब पेशेंट का डिस्चार्ज हो रहा है, अब नर्स उस पेशेंट को क्या एडवाइस कर रही है डिस्चार्ज के टाइम पे, कह रही है एब्सटेन फॉर 3 मंथ, 3 महीने के लिए कोई भी फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करो, कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप मत बनाओ अपने हस्बैंड के साथ, क्वाइटस परफॉर्म मत करो, तो बिल्कुल सही, बिल्कुल नहीं करना है, कॉज वहां पे दिक्कत क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट है एंश्योर दैट नेक्स्ट डिलीवरी इज बाय सिजेरियन सेक्शन, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी होगी फिर से ट्रॉमा वहां पे काज होगा, प्रेशर काज होगा, फिस्टुला फिर से खराबी हो सकती है वहां पे, क्योंकि अभी हमने रिपेयर किया है, तो बिल्कुल सही, ठीक है ये भी। नेक्स्ट है डू पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, नहीं एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि प्रेशर नहीं डालना है उस जगह पे, तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर, यहां तक बात समझ आ गई। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 30-year-old फीमेल, 30 साल की जो 30 साल की एक फीमेल है, कंप्लेनिंग ऑफ वेटिंग हर ड्रेस, ये कह रही है कि इसकी ड्रेस जो है वो गीली हो जाती है, वाइल कफिंग, जैसे ही एक फीमेल कफ कर रही है, खांस रही है या छींक रही है, तो हो क्या रहा है, कफिंग के दौरान, खांसने के दौरान उसकी जो ड्रेस है वो वेट हो रही है, मतलब वेट हो रही है मतलब उसके वेजाइना के थ्रू कुछ बाहर आ रहा है ना। तो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अ नर्स शुड सस्पेक्ट,
तो क्या सस्पेक्ट कर सकती है नर्स उसमें कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कंडीशन है यहाँ पे। तो देखो सिस्टोसील है, रेक्टोसील है, एंडोसील है, तो याद रखना सिस्टोसील कंडीशन होती है। क्या होती है सिस्टोसील कंडीशन, डायग्राम से आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो देखो सिस्टोसील क्या कंडीशन है, ध्यान से समझेंगे। नॉर्मली क्या होता है, ये यहाँ पे ब्लेडर है और ये ब्लेडर यहाँ पे यूरेथ्रा है, नॉर्मली ऐसा होता है। बट यहाँ पे देखो जरा क्या है, ये ब्लेडर यहाँ से यूरेथ्रा स्टार्ट हुआ था, ये ब्लेडर ये ड्रॉप हो गया, ब्लेडर नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये ड्रॉप ब्लेडर हो गया, ठीक है। तो ये ड्रॉप ब्लेडर क्या करता है, कंप्रेस करता है वेजाइना को। देखो वेजाइना कैसे कंप्रेस हो गया अभी, बेचारा बिल्कुल सिकुड़ गया है वेजाइना। इसी को क्या बोलते हैं, सिस्टोसील बोलते हैं। तो अब क्या होता है सिस्टोसील, क्या कंडीशन है, ध्यान से समझो। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे सिस्टोसील की, इसी को हम वेसिकोसील या ड्रॉपिंग ब्लेडर भी कहते हैं। ब्लेडर ड्रॉप हो जाता है। ब्लेडर हर्निया इन विच ब्लेडर ड्रॉप और सेग। अब ब्लेडर हर्निया कहते हैं जिसमें क्या होता है, ब्लेडर ड्रॉप हो जाता है, सैग हो जाता है इनटू द वेजाइना, वेजाइना की तरफ टिल्ट हो जाता है, सैग हो जाता है। इट में कॉज, और इसकी वजह से क्या होता है, इट में कॉज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी। इसकी वजह से यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, अर्जेंसी, बार बार उसको लगता है कि मुझे यूरिनेट करना है, ठीक है। स्ट्रेस इनकॉटेंसी, जिसमें क्या होता है, वेटिंग ड्रेस वाइल कफिंग, इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस इनकॉन्टेंसी, ठीक है, समझ आ गया। वेटिंग ड्रेस हो रही है कफिंग के दौरान। और डिसयूरिया, पेनफुल यूरिनेशन होती है, ठीक है, डिसयूरिया हो गया, पेनफुल यूरिनेशन। इट इज मोस्ट कॉमन जेनाइटल प्रोलेप्स, ये सबसे ज्यादा जो प्रोलेप्स में सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा हो गया, तो सिस्टोसील मोस्ट कॉमन जेनाइटल प्रोलेप्स, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट है रेट्रोसील। ये रेट्रोसील क्या हो गया, देखो रेट्रोसील कंडीशन क्या है, ये बेसिकली क्या है कि हर्निएशन ऑफ पोस्टीरियर वॉल, मतलब पीछे वाली वॉल किसकी, विद एंटीरियर वॉल ऑफ रेक्टम थ्रू वेजाइना, वेजाइना के साथ पोस्टीरियर वॉल, मतलब क्या है, तो डायग्राम से समझो। ये देखो अब यहां पे क्या हुआ, ये वेजाइना, ये रेक्टम था, रेक्टम की जो आगे वाली वॉल है ना, ये आगे की तरफ आ गई, मतलब रेक्टम की जो सामने वाली एंटीरियर वॉल थी वो वेजाइना की पोस्टीरियर वॉल में धंस गई, वेजाइना फिर नैरो हो गया। तो इस यहाँ पे क्या लिखा है, हर्निएशन ऑफ पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल, पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल, पिछली वेजाइनल वॉल में हर्निएशन आ गई। हर्निएशन का मतलब होता है एक बॉडी मास का दूसरे बॉडी मास में घुसना। तो देखो क्या हुआ यहाँ पे, रेक्टम जो है घुस रहा है कहाँ, रेक्टम अपने एंटीरियर वॉल से आगे वाली दीवार से वेजाइना की पोस्टीरियर वॉल में घुस रहा है। तो इसी को क्या बोलेंगे, हर्निएशन ऑफ पोस्टीरियर वॉल विद एंटीरियर वॉल ऑफ रेक्टम थ्रू वेजाइना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट किसका है, नेक्स्ट हमको दिया है एंटीरोसील, एंटीरो मतलब गैस्ट्रिक, ठीक है, जीआईटी वाला पोर्शन आ गया। ये एंट्रम होता ही क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट का नाम चीज आ गया। हर्निएशन ऑफ इंटेस्टाइनल थ्रू वेजाइना, वेजाइना के थ्रू इंटेस्टाइन का हर्निएशन होना। देखो अब क्या हो गया यहाँ पे, ये नॉर्मल कंडीशन थी। नॉर्मली देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नॉर्मल कंडीशन में ये आपका यूट्रस है, ये वेजाइना है, ये ऐसे ऐसे चल रहा था। लेकिन ये देखो ये डाइजेस्टिव सिस्टम की एक, देखो ये घुस गया कहाँ, वेजाइना की तरफ। तो इसको बोलेंगे एंट्रोसिल, समझ आ गया, हर्निएशन हो जाती है किसकी, इंटेस्टाइन की थ्रू वेजाइना। उसके बाद है यूरिथ्रोसील। यूरिथ्रोसील का मतलब हो गया पाउच लाइक प्रोट्रूशन, मतलब पाउच की तरह प्रोट्रूशन बाहर की तरफ निकला है ऑफ यूरिथ्रल वॉल इन द फीमेल, फीमेल में यूरिथ्रल वॉल का बाहर की तरफ निकलना, प्रोट्रूट होना, इस तरह से। देखो ये आप देखो, ये डायग्राम में बहुत क्लियर दिया हुआ है किस तरह से हो रहा है। तो देखो यहाँ पे किस तरह से हो रहा है, समझो इस चीज को। ये देखो ये यूरिथ्रा था, ये यूरिथ्रा यहाँ से, ये देखो ये प्रोट्रूशन हो गया, बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है, यूरिथ्रोसील हम इसको बोलेंगे। क्लियर, बात समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहाँ पे आया हुआ है, ये आपका एम्स पटना नर्सिंग ऑफिसर फैब 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। द मोस्ट कॉमन जेनाइटल प्रोलेप्स इज, अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपको बता दिया था, सिस्टोसील हो गया ना, ठीक है, यहाँ पे देखो अभी हमने पढ़ा था और बोला भी था मैंने, इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट कॉमन जेनाइटल प्रोलेप्स कौन सा है, सिस्टोसील, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आपका एम्स रायपुर 2019 में आया है, DSSP में भी 2019 में ये क्वेश्चन आया था। पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज डिस्मेनोरिया, इसको हम कहते हैं, याद रखना। डिस्मेनोरिया मतलब क्या हो गया, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इज डिस्मेनोरिया। और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे बताने वाली, तो ध्यान से समझो। अब देखो डिस्मेनोरिया है, और ये एमेनोरिया क्या हो गया, एब्सेंट, एब्सेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो गया,
एमेनोरिया हो गया। अब मीनोरेजिया और मेट्रोरेजिया ये दो टर्म्स आ गई, इनको भी यहीं पे निपटा देता हूँ। तो सबसे पहले समझो मीनोरेजिया क्या होता है। देखो मीनोरेजिया का मतलब क्या हो गया, मीनोरेजिया और क्या कहते हैं हम इसको, इसको हम कहते हैं हाइपरमीनोरिया। हाइपर मीन ज्यादा, मिनोरिया मेंस्ट्रुअल साइकिल। मीनोरेजिया, हाइपरमेनोरिया या मीनोटैक्सिस, तो तीन नाम हैं इसके। किसकी वजह से होता है तो याद रखना, फाइब्रॉइड यूट्रस, यूट्रस में फाइब्रॉइड होता है उसकी वजह से होता है ये, फाइब्रॉइड यूट्रस की वजह से होता है। होता क्या है इसमें, फीमेल हैविंग एक्सेसिव ब्लीडिंग, ठीक है, और ये साइक्लिक ब्लीडिंग होती है, मतलब ऐसे ही एसाइक्लिक नहीं है, साइक्लिक ब्लीडिंग है, अपने टाइम पे होगी लेकिन ज्यादा होगी, ठीक है। तो हैविंग एक्सेसिव ब्लीडिंग, कितना अमाउंट होता है, नॉर्मली मैंने आपको बताया था 20 to 80 ml होता है, लेकिन यहाँ पे 80 ml से ज्यादा ब्लीडिंग होती है। तो 80 ml से ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ये साइक्लिक कंडीशन है फीमेल की, सॉरी साइक्लिक कंडीशन है फीमेल की, तो उसको हम मिनोरिया या सॉरी मिनोरेजिया बोलेंगे। और ब्लीडिंग डे भी बढ़ जाते हैं, ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है, जो कि कितना है 7 से 7, मोर देन 7 डेज, जबकि 4 से 5 दिन तक ब्लीडिंग चलती है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, 7 से ज्यादा हो गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, मिनोरेजिया। अब नेक्स्ट टर्म क्या है, हाइपोमिनोरेजिया। हाइपोमिनोरेजिया का मतलब ये साइक्लिक प्रोसेस है, हाइपो मींस कम, यहाँ पे क्या हो गया, फीमेल हैविंग स्केंटी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग डिस्चार्ज, बहुत कम अमाउंट का ब्लीडिंग डिस्चार्ज होता है। 20 to 80 था ना नॉर्मल, इसमें 20 से कम हो जाएगा, अमाउंट कितना है 20 से कम, और डे कितना है 2 से कम दिन हो गए। तो ये दो टर्म्स यहाँ पे मैंने क्लियर करवानी थी, वो दोनों यहाँ पे क्लियर करवा दी हैं। अब आगे देखो क्या क्या लिखा है। डिसमेनोरिया का मतलब क्या हो गया, मीन्स पेनफुल, मीन्स पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन के दौरान पेन होना। नेक्स्ट है एमेनोरिया, मीन्स एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन का एब्सेंस होना, आना ही नहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसका हम क्या बोलते हैं, एमेनोरिया बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड मैंने यहाँ पे अटैच की हुई है, सारी चीजें मैं समझाऊंगा। अब सबसे पहले समझो, पहले क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है आपका, रेगुलरली टाइमली एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग दैट आर एक्सेसिव इन अमाउंट आर कॉल्ड। अब ये कह रहा है रेगुलरली टाइमली एपिसोड मतलब साइक्लिक है, टाइमली एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग दैट आर एक्सेसिव इन अमाउंट, अभी हमने पढ़ा, क्या बोलते हैं इसको, मिनोरेजिया में इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे ये जो मैंने स्लाइड अटैच की है, ये जो मैंने नोट अटैच किया है, इसको ध्यान से समझना, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपकी क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज यहीं पे हो जाएंगी। एक टर्मिनोलॉजी क्या है, मिनोरेजिया, इसी को क्या बोलते हैं हम, हाइपर मिनोरेजिया, या इसी को हम क्या बोलते हैं, मिनोटैक्सिस। क्या मतलब था इसका, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है इसमें, एक्सेसिव ब्लीडिंग मोर देन 80 ml होती है, डे क्या है मोर देन 7 डेज है, ठीक है। कॉज क्या है इसका, फाइब्राइड यूट्रस है। नेक्स्ट है हाइपोमिनोरेजिया, हाइपोमिनोरिया, हाइपोमिनोरिया का मतलब क्या हो गया, हाइपोमिनोरिया का मतलब हो गया स्केंटी ब्लड डिस्चार्ज, बहुत कम अमाउंट का ब्लड आता है और ड्यूरेशन भी कम, अमाउंट कितना 20 से कम, 20 ml से कम, और डे कितने लेस देन 2। और इसका कॉज क्या है, तो आश्रमन सिंड्रोम। आश्रमन सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है, यूट्रस ऐसे खुला हुआ होता है ना, यूट्रस इसका क्या होता है, चिपका हुआ होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं आश्रमन सिंड्रोम, क्लियर। पॉलीमिनोरिया क्या हुआ, पॉली मींस ज्यादा, पॉलीमिनोरिया का मतलब हो गया एक साल में नॉर्मली 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल होते थे, बट 1 ईयर में यहाँ पे क्या हो गया, 15 मेंस्ट्रुअल साइकिल आएंगे, समझ आ गया, 13 से सीधा 15 हो गया, मतलब बढ़ गए। तो मैंने अब बढ़ेंगे कैसे, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे 28 दिन का होता था ना, यहाँ ड्यूरेशन दिन कम हो जाएंगे, तभी जाके तो साइकिल का नंबर बढ़ेगा। तो हुआ क्या, यहाँ पे मोस्ट कॉमन मेंस्ट्रुअल साइकिल डेज जो है वो लेस कम हो जाते हैं, अप टू 21 डेज, 28 से 21 डेज हो गए, एंड रिमेन कांस्टेंट फ्रीक्वेंटली, और रहेंगे कैसे, कांस्टेंट रहेंगे, कोई ब्रेक नहीं आएगा, एक के बाद एक साइकिल आते रहेगा। इज इट क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट क्या है आपके सामने, नेक्स्ट है आपके पास ओलिगोमेनोरिया। ओलिगो मतलब ही होता है कम, पॉली का मतलब होता है ज्यादा। ओलिगोमेनोरिया का मतलब हो गया लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बढ़ जाएगा, कब तक, अप टू 35 डेज तक। अब जब डेज बढ़ गए तो दैट मींस ओवरऑल साल में जो साइकिल होने थे वो ज्यादा होंगे या कम, वो कम हो जाएंगे, समझ आ गया। तो यहाँ पे एक साल में नॉर्मली कितने होते थे 13, बट यहाँ पे क्या हो जाएंगे 1 ईयर में 10 ही साइकिल हो जाएंगे। नेक्स्ट है मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया का मतलब क्या हो गया, मेट्रोरेजिया एक ऐसा प्रोसेस है, ये एसाइक्लिक है, ये कभी भी हो सकता है। देखो मेट्रोरेजिया में क्या है, लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है, नहीं पता कितने दिन का है, इरेगुलर है। फीमेल है एक्सेसिव एंड इनफ्रीक्वेंट ब्लीडिंग, फीमेल में एक्सेसिव और इनफ्रीक्वेंट ब्लीडिंग देखने को मिलती है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है मीनोमेट्रोरेजिया, मतलब मीनोरेजिया और मेट्रोरेजिया का कॉम्बिनेशन, मीनोमेट्रोरेजिया। इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव ब्लीडिंग इन विच लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन नॉट बी काउंट। ऐसे मेट्रोरेजिया में या सॉरी ऐसे मीनोरेजिया में हम काउंट कर सकते थे, ठीक है, दिन हमको पता थे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है इसमें, अब मतलब यहाँ पे दो चीजें हैं, मीनोरेजिया मतलब 80 से ज्यादा ml ब्लड निकल रहा है, और मेट्रोरेजिया मतलब इरेगुलर साइकिल है, तो दोनों चीजें आ गई।
नेक्स्ट है आपके पास PMS, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या होता है? जैसे ही मेंस्ट्रुएशन आने वाली थी, ब्लीडिंग फेज आने वाला था, उससे पहले बॉडी में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्या होता है ये? साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होता है ये। इसमें होता क्या है? साइको न्यूरो एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। मेन प्रॉब्लम अकर आफ्टर ओवुलेशन, ओवुलेशन के बाद आती है, लगभग 15 से 28 दिन, जो कि सेक्रेटरी या लुटेल फेज कहा जाता है, उसमें होता है ये। परमानेंट फेज होता है ये सेक्रेटरी फेज, मैंने पहले भी बताया फिक्स्ड होता है 14 डेज का ये। जो वेरिएशंस आती हैं वो हमेशा पहले वाले फेज में, फॉलिकुलर फेज में आती है, इसमें नहीं आती। तो सिवियरिटी एनफ टू डिस्टर्ब। अब इसमें जो सिवियरिटी है पीएमएस की, ये एनफ टू डिस्टर्ब एडीएल, मतलब जो आपकी एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ है उसमें दिक्कत देगा। क्या क्या दिक्कत देगा? सीवियर साइन एंड सिम्टम इसके 22 से 28 में आते हैं, मतलब लास्ट का जो वीक होता है मेंस्ट्रुएशन का, अब आने वाले हैं तब। क्या है? मूड स्विंग वगैरह वो सब चीजें, मतलब क्या है? ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्रेस्ट एकदम टेंडर हो जाएंगे फीमेल के, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, ठीक है, एनोरेक्सिया होगा, रेस्टलेसनेस होगी, इरिटेबिलिटी, इरिटेट होगी फीमेल, इंसोम्निया, नींद नहीं आएगी, स्ट्रेस होगा, हेडेक होगा, रेस्टलेसनेस होगी, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा। और इसका हम जो मेडिकेशन जो देते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट क्या है? डायनाजोल इसकी मेडिकल मैनेजमेंट है। ये क्या करता है? कॉज एन ओवुलेशन, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए। डायनाजोल क्या करता है? ओवुलेशन नहीं होने देता है। अब ओवुलेशन ही नहीं होगी तो ये सिम्टम पीएमएस कहाँ से आएंगे? बट इसको हम ज्यादा लॉन्गर ऑन यूज नहीं कर सकते, कॉज अगर ज्यादा यूज किया तो फीमेल हमेशा के लिए क्या हो जाएगी? इनफर्टाइल हो सकती है, मतलब फिर फीमेल आगे जाके मां नहीं बन सकती, ठीक है। सर्जिकल अगर हम जब फैमिली कंप्लीट है, सब कुछ है, बच्चे हो चुके हैं, अब इसका जो परमानेंट इलाज अगर आपको चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि हर महीने वो हफ्ता कौन झेले, तो उसमें क्या करते हैं? सर्जिकल जो है ओफ्रेक्टोमी कर दी जाती है। तो अगर फैमिली कंप्लीट है, ओफ्रेक्टोमी मतलब हमको ये ओवरीज को रिमूव कर दिया जाता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड थी ये, क्लियर। अब इसको क्या है कि थोड़ा पॉज करके जो जो मैंने बोला है वो, अगर रिलेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये न जाने कितने साल पहले मैंने नोट्स लिखे थे, उस टाइम का मैंने यहाँ पे शीट को यहाँ पे अटैच किया हुआ है, क्लियर। अब क्वेश्चन क्या था हमारे पास? ये हो गया है शायद, हाँ ये हो गया है। अब यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन इसकी दी हुई है, हाँ एग्जैक्टली ये हो गया। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? तो एक्सप्लेनेशन में देखो आप, मीनोरेजिया, मीनोरेजिया क्या है? एक्सेसिव और लॉन्गर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग दैट लास्ट लॉन्गर देन 7 डेज, 7 दिन से ज्यादा ब्लीडिंग होती है यहाँ पे, समझ आ गया, और अमाउंट भी ज्यादा होता है। मेट्रोरेजिया क्या हो गया? इंटरमीडिएट ब्लीडिंग, इंटरमीडिएट ब्लीडिंग हमको नहीं पता, ये साइक्लिक है, बीच में कहीं भी हो सकती है। मीनोमेट्रोरेजिया क्या हो गया? कॉम्बिनेशन ऑफ मेट्रोरेजिया, मतलब इंटरमीडिएट ब्लीडिंग बीच में हो सकती है मेट्रोरेजिया, एंड मीनोरेजिया मतलब हैवी प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मतलब एक तो बीच में कभी भी हो जाएगी और हैवी हो जाएगी, उसको क्या बोलेंगे? मीनोमेट्रोरेजिया। इट आल्सो नोन एज हैवी इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या कहेंगे इसको हम? हैवी रेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। इज इट क्लियर? इसको हम क्या कहेंगे? हैवी रेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पॉलीमेनोरिया, पॉलीमेनोरिया मैंने बोला एक से ज्यादा, तो क्या एक से ज्यादा मतलब नंबर ऑफ ज्यादा, 13 से ज्यादा होंगे। तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग दैट अकर रेगुलरली बट इन इंटरवल ऑफ लेस देन 21 डेज। तो 21 डेज से जब कम इंटरवल होगा तभी जाके तो ब्लीडिंग जो है वो ज्यादा हो, ये सॉरी 21 डेज से कम इंटरवल होगा अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो तभी जाके ओवरऑल नंबर जो है वो 15 पे चला जाता है, जबकि 13 होने थे एक साल में। एक साल में कितना होना था? 13 होना था, यहाँ पे 15 हो जाता है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन कहाँ पे आया हुआ है? RUHS MSc नर्सिंग एंट्रेंस 2019 में क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कंडीशन इन विच द ब्लीडिंग इज सो इरेगुलर, यहाँ पे कह रहा है ब्लीडिंग जो है वो बहुत इरेगुलर है, एंड एक्सेसिव, और एक्सेसिव है, इरेगुलर और एक्सेसिव मतलब कॉम्बिनेशन वाली बात हो रही है, दैट मेंसेस कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इज नोन एज। तो यहाँ पे क्या है? मीनोमेट्रोरेजिया की कंडीशन है, क्योंकि मीनोमेट्रोरेजिया कैसे पता चला हमको? इरेगुलर से हमको क्या पता चला, उसके बाद एक्सेसिव से हमको क्या पता चला? एक्सेसिव में हमको पता, एक्सेसिव से हमको एक चीज पता चल गई मीनोरेजिया, और इरेगुलर से पता चल गया मेट्रोरेजिया। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इग्नू 2024 में आया हुआ है, और एम्स रायपुर 2019 में क्वेश्चन है। देखो अब एम्स रायपुर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, 19 से 24 में तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन क्या है? इरेगुलर एसाइक्लिक ब्लीडिंग, इरेगुलर है, एसाइक्लिक है, ब्लीडिंग फ्रॉम द यूट्रस इज टर्म्ड एज। इरेगुलर से आपको एक चीज दिमाग में आ गई होगी, एसाइक्लिक से तो बहुत ज्यादा क्लियर हो चुका होगा कि ये किसकी बात हो रही है। मेट्रो जो है रेगुलर नहीं होती, मेट्रो इरेगुलर होती है, बस इतना याद रखो। मेट्रोरेजिया इरेगुलर। तो मेट्रोरेजिया मतलब क्या है इसका? इंटर menstrual or acyclic bleeding means irregular bleeding between regular menses may be associated with either benign or malignant
कंडीशन। अब कोई बिनाइन कंडीशन है या मैलिग्नेंट कंडीशन है। बिनाइन कंडीशन क्या होती है, सिंपल मैं अभी थोड़ा नॉर्मली आपको समझाऊं। ये एक कैंसरस सेल है, इसमें जो है ये पाउच के अंदर है कैंसरस सेल, अभी बॉडी के अंदर है, एक पाउच के अंदर है, पैक्ड सिचुएशन में, इसको बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर। और अगर यही टूट गया, आउटब्रेक हो गया और ये बाहर की तरफ आ गए, इस कंडीशन को मैलिग्नेंट बोलते हैं और मैलिग्नेंट लीथल कंडीशन होती है। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे ऑन्कोलॉजी के तब ये और ज्यादा डिटेल में समझा दूंगा, अभी थोड़ा ऊपर ऊपर से बोल दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आपका किस एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम एम्स रायपुर सेट 3 स्टाफ नर्स अगस्त 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ब्लीडिंग थ्रू वेजाइना बिटवीन टू मेंसेस, मतलब बीच में हो रही है, इंटरमीडिएट ब्लीडिंग हो रही है, फिर से वही मेट्रोरेजिया पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब ज्यादा इस पे टाइम क्यों लगाऊं, क्योंकि कॉज बहुत बार हो चुका है, अब तो आपको रट चुका होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे, पीजीआई रोहतक स्टाफ नर्स 2015 का क्वेश्चन है। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया इज, अब प्राइमरी एमेनोरिया का कॉमनेस्ट कॉज क्या होता है, तो देखो एमेनोरिया, प्राइमरी एमरी छोड़ो, पहले एमेनोरिया का मतलब मेंस्ट्रुएशन का नहीं होना, तो ऑप्शन क्या है, जिनाइटल ट्यूबरक्लोसिस तो बिल्कुल नहीं होगा, मुलेरियन जो मुलेरियन डक्ट से आपके पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो बने हैं फीमेल्स के, मुलेरियन एनोमलीज से नहीं होता, ओवेरियन डिस्फंक्शन से होता है, क्योंकि एमेनोरिया मतलब मेंस्ट्रुएशन का नहीं होना। मेंस्ट्रुएशन क्यों आती थी, क्योंकि ओवुलेशन होती थी, ओवम आता था, तो अगर ओवरी में ही डिस्फंक्शन है उसकी वजह से ये कॉमनेस्ट रीजन होता है प्राइमरी एमेनोरिया का। अब समझते हैं कि होता क्या है ये सारा। अब देखो एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी, डिले ऑफ मीनार के अंटिल एज ऑफ 16 साल की उम्र तक एक बच्ची हो गई है और उसको अभी तक कोई मेंस्ट्रुअल पीरियड, कोई पीरियड नहीं आया, कोई मीनार के नहीं आया, और द एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो मैंने टैब जीएम आपको पढ़ाया था, ठीक है टी से थैलार के, एडनार के, पिबार के, ग्रोथ स्प्रूट, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ पीछे। तो जो अगर वो कंडीशन दिखी नहीं आफ्टर एज 14 कॉल्ड प्राइमरी मेनोरिया, और सेकेंडरी प्राइमरी मेनोरिया किसको हम बोलेंगे, 16 साल की बच्ची हो चुकी है और उसमें मेंसेस नहीं आए, और 14 साल भी पार हो चुके हैं लेकिन कोई सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं आया, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एमेनोरिया। क्लियर। तो ओवेरियन, इसका क्या है, ओवेरियन डिसजेनेसिस, मतलब डिसजेनेसिस का गोनेडल डिसजेनेसिस, मतलब गोनेड्स जो है, ओवरी जो है वो फंक्शनल नहीं है, और एब्सोल्युटली जेंडरलेस, और ये क्या है, जेंडरलेस है, क्योंकि फीमेल को फीमेल कब मानी जाएगी, जब उसमें फीमेल कैरेक्टर, फेमिनाइन कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आएंगे तब जाके। तो ये मतलब क्या है, एब्सोल्यूट जेंडरलेस है ड्यू टू डिफेक्टिव गोनेडल डेवलपमेंट, क्योंकि इसके गोनेड्स में जो ओवरी थी वो पूरी तरह से डेवलप ही नहीं हुई, इज द कॉमनेस्ट फैक्टर फॉर प्राइमरी एमेनोरिया वर्ल्ड वाइड। यही सबसे कॉमन क्या है, ये सबसे कॉमन प्राइमरी एमेनोरिया का वर्ल्ड वाइड रीजन है। इट इज ऑल्सो काज ड्यू टू कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज। अब कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज बाय बर्थ कोई एबनॉर्मेलिटी है, और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की, लाइक क्या क्या, एब्सेंस ऑफ द यूट्रस, यूट्रस ही एब्सेंट है, ठीक है, या वेजाइना एब्सेंट है, ठीक है, इम्परफोरेटेड हाइमन है। क्लियर। ओवेरियन फेलियर सेकेंडरी टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवेरियन फेलियर हो रही है सेकेंडरी टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज जैसे कि टर्नर सिंड्रोम होगा, तो उसमें भी क्या है, ये प्राइमरी एमेनोरिया देखा जाता है। इज इट क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जाम DSSB नर्सिंग ऑफिसर 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे, अ वाइड रेंज ऑफ रिकरेंट सिम्टम। अब ये क्या कह रहा है, वाइड रेंज ऑफ रिकरेंट सिम्टम, बार बार सिम्टम आ रहे हैं, देट अकर ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज। अब ये आ कब रहे हैं, ल्यूटियल फेज में। वाइड रेंज ऑफ रिकरेंट सिम्टम, बार बार सिम्टम आ रहे हैं, ल्यूटियल फेज में आ रहे हैं, मतलब ये PMS की बात कर रहा है, और लास्ट हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल के लास्ट वीक में आ रहे हैं, एंड रिजॉल्व विद द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। जैसे ही ब्लीडिंग आ गई, जैसे मेंसेस आ गए, वो जैसे ही मेंस्ट्रुएशन हो गई वो रिजॉल्व हो रहे हैं। तो ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की, जो मैं पीछे आपको वो जो पेज मैंने अटैच किया था उसमें मैंने लास्ट पे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को भी एक्सप्लेन किया है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन फिर से देखते हैं, और ज्यादा समझ में आएगा और कुछ एक्स्ट्रा चीजें पता चलेंगी। तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या होता है, या इसको हम प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर भी बोलते हैं, ठीक है, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, PMDD भी बोलते हैं। इट मैनिफेस्टेड बाय मार्कली डिप्रेशन मूड, डिप्रेस्ड मूड डिप्रेस्ड होगा, मूड स्विंग्स होंगे, एंजाइटी होगी, ठीक है, उसके बाद अफेक्टिव लेबिलिटी एंड डिक्रीज इंटरेस्ट इन एक्टिविटी, मतलब कुछ करने का मन नहीं करना, चिड़चिड़ा हो जाना,
ठीक है, ये सब क्या आते हैं, पीएमएस के सिम्टम्स हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के सिम्टम्स है। दीज सिम्टम अकर ड्यूरिंग लास्ट वीक ऑफ ल्यूटल फेज, लास्ट वीक जो होता है ल्यूटल फेज का तब आता है, मतलब लास्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड रिजॉल्व विद द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, और मेंस्ट्रुएशन पे ये रिजॉल्व हो जाते हैं। तो पीएमएस भी आपने देख लिया अभी, ठीक है। अब देखो आज के लेक्चर में हमने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखी। आज हमने मिनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, ठीक है, पॉलीयूरिया, ये सॉरी ओलिगोमेनूरिया, ये सारी चीजें हमने देख ली हैं, ठीक है, ओलिगोमेनूरिया, पॉलीमेनूरिया, उसके बाद हमने पीएमएस को देखा और हमने फिस्टुलाज को देखा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें अभी मैंने आपको लेक्चर में करवाई हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा रिलेवेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो प्लीज रिवाइज करो। अभी जो लेक्चर स्टार्ट हुआ था एंड तक आपने जरूर, मुझे पूरी उम्मीद है, जो सेलेक्ट होना चाहता है, जो नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहता है, उसने जरूर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे होंगे। जो जो पॉइंट्स उसे नहीं आते उसने जरूर उन्हें नोट डाउन किया होगा। तो अभी ये लेक्चर जब कंप्लीट होगा, सबसे पहले रिवाइज करो, क्योंकि जो आज रिवाइज करेगा वही एग्जाम क्लियर करेगा। याद रखना, रिवीजन ही सबसे बड़ी की है। जरूरी नहीं है कि आपने कितना ज्यादा पढ़ लिया, बट आपको कितना रिटेन है, कितना आप वहां पे कर पाओगे। वो कैसे रिटेन होगा, वो होगा आप जितना याद करोगे। और लास्ट में मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये तीनों कम्युनिटीज पे आप जुड़ जाओ, आप व्हाट्सएप पे जुड़ जाओ, क्योंकि रोज क्वेश्चंस आते हैं, रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाती है। उसके बाद इंस्टाग्राम पे नोट्स आ जाते हैं, शॉर्ट नोट्स हम रोज डाल रहे हैं, एक एक डिजीज या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डाल देते हैं। तो इंस्टा पे भी फॉलो कर लो, व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर लो, साथ में टेलीग्राम पे जो रोज क्वेश्चन की ड्रिल आती है, एक टॉपिक उसके 50 क्वेश्चन आते हैं, रोज चैनल पे आते हैं, प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हो। तो उसकी जो स्लाइड्स हैं, ताकि आपको लिखना ना पड़े, उसकी स्लाइड्स डायरेक्टली हम टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो तीनों कम्युनिटीज में आपको जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ आप इस लेक्चर का एंड होने के बाद, रिवाइज करने के बाद, प्लीज जरूर हो सके तो कमेंट करिए आप कहां से इस लेक्चर को देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि किस किस रीजन तक ये सारथी बैच पहुंच चुका है। अपनी स्टेट को मेंशन करें, अपनी डिस्ट्रिक्ट को मेंशन करें, और साथ में आपने कब बीएससी की है, या आप किस स्ट्रीम के किस स्टूडेंट हो, आप बीएससी के स्टूडेंट हो, पोस्ट बीएससी के हो, या जीएनएम के हो, जरूर आप साथ में लिखें। और आपका ड्रीम जॉब क्या है, कि आप आरआरबी को क्रैक करना चाहते हो, नॉर्थ को क्रैक करना चाहते हो, किस एग्जाम को अब आप टारगेट कर रहे हो इस सारथी बैच के थ्रू, वो जरूर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। और अगर आपको ये वीडियोस, ये लेक्चर्स बहुत हेल्पफुल लग रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ में आप सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को भी हिट कर दो, क्योंकि जैसे ही कोई भी लेक्चर आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ में लाइक जरूर करो, और अपने जो प्रीशियस कमेंट्स हैं वो बिल्कुल दो। कोई भी बच्चा, मुझे पता है कि सब कमेंट नहीं करते, क्योंकि कुछ को ऐसा लगता है कि नहीं, कमेंट करके इंटरेक्शन बनाओ। ये क्लास ऑनलाइन मत समझो, इसको ऑफलाइन समझो, ठीक है। मैं तुम्हारा एक फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारा एक गाइड हूँ, मैं तुम्हारा एक मेंटर हूँ। तो कमेंट्स करो, अपनी प्रॉब्लम्स को बताओ, आपको सोल्यूशंस मिलेंगे। और कैसा लगा आपको लेक्चर, ये भी जरूर बताओ, कॉज आप अप्रिशिएट करते हैं हमारे काम को, तभी जाके हमारी जो टीम है वो बहुत ज्यादा मेहनत करती है, वो भी दिन रात लगी हुई है आपकी सिलेक्शन के लिए, आपको अपनी ड्रीम जॉब तक पहुंचाने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।